बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मुझे बताएं, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बेटे, मुझे बताएं, आपको आवाज़ आ रही है? ओके जी। सो एम आई लाउड एंड क्लियर? ओके जी बेटे, हम लोगों ने स्टार्ट करना है यहाँ पर चीज़ों को। और सर थोड़ा जल्दी बोलें फजीला। अच्छा भाई, इससे ज़्यादा आवाज़ जो है वो तो बहुत ज़्यादा आवाज़ जो है वो फिर फटना शुरू हो जाती है। चलें जी बेटे, स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले, अच्छा एक चीज़ आपने शुरू में ये क्लियर करनी है कि हम ना अब थोड़ा सा चीज़ों को, टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टॉपिक डिस्कस करने के बाद जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उसको हम उसमें डील करते जाएंगे। ठीक है? सो ये बेटे हो सकता है आपके इंटरनेट की वजह से यहाँ से बिल्कुल क्लियर है। चलें स्टार्ट कर रहे हैं बेटे। टॉपिक है हमारे पास दैट इज ब्लड वेसल। और ये बात याद रखिएगा कि ब्लड वेसल के साथ बहुत सारी टर्म्स एसोसिएटेड होती हैं। जैसे हमारे पास एक टर्म इसमें वेसल के लिए यूज की जाती है, दैट इज एनजीओ। एनजीओ की टर्म बेटे दैट इज यूज्ड फॉर वेसल। ठीक है? और अगर आपके पास ये पूछा जाए एंजियोलॉजी, दैट विल बी द स्टडी ऑफ ब्लड वेसल्स। अच्छा, इसी के साथ मिलती जुलती कुछ और टर्म्स होती हैं। जैसे आप लोग पढ़ोगे एंजियोप्लास्टी। ये एंजियोप्लास्टी की टर्म बेटे ये भी वेसल के ऊपर काम होता है। फिर हमारे पास होती है दैट इज एंजियोग्राफी। ये भी बेटे वेसल के साथ ही हमारे पास एसोसिएटेड होता है। और एक होती है एंजियोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस जो होती है बेटा, इसमें हम लोग क्या करते हैं, बायोटेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स को यूज करते हुए हम बेटे नई वेसल बना रहे होते हैं। सो ब्लड वेसल्स की स्टडी हमारे पास बेटे दैट इज रेफर टू एज एंजियोलॉजी। ये जो ब्लड वेसल्स हैं हमारे पास बेटे डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर कैटेगराइज होती हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाती है एओर्टा। ठीक है? देयर इज एओर्टा, लार्जेस्ट हम लोग इसको आर्टरी भी बोलते हैं। एओर्टा डिवाइड होकर हमारे पास आर्टरीज बनाती हैं। आर्टरीज डिवाइड होकर बनाती हैं आर्टीरियोल्स। और आर्टीरियोल्स बेटे हमारे पास बना रहे होते हैं डिवाइड होकर कैपिलरीज। तो ये बात याद रखिएगा कि आर्टरियोल्स की डिवीजन से हमारे पास कैपिलरीज बनती हैं। फिर आपके पास ये पूछा जाता है कि क्या कैपिलरीज डिवाइड होकर वेन्यूल्स बनाती हैं? हरगिज नहीं बेटे। कैपिलरीज डिवाइड होकर नहीं, कैपिलरीज मिलकर हमारे पास वेन्यूल्स बना रही होती हैं। ठीक है? और ये वेन्यूल्स जब मिलते हैं तो वेन्यूल्स के मिलने से बेटे हमारे पास बन रही होती हैं वेन्स। और वेन्स के मिलने से बनता है बेटा जी हमारे पास वेना कैवा। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि ये नॉर्मल हमारे पास डिवीजन रेट को हम लोग डील कर रहे होते हैं। अच्छा जी, ये एओर्टा, आर्टरीज, आर्टरियोल्स, कैपिलरीज, इसको हम लोग डील करते हैं। अब जरा इसमें इसका देख लेते हैं स्ट्रक्चर कैसा होता है। हमारे पास देखो बेटे ये आपको ब्लड वेसल का एक स्ट्रक्चर नजर आएगा, जिसमें ये जो सबसे बड़ी वेसल होती है, अगर हम लोग यहाँ पर डिवाइड करना शुरू करें तो हमारे पास ये जो सबसे बड़ी वेसल नजर आती है दैट इज रेफर टू एज एओर्टा। ठीक है? एओर्टा के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। एओर्टा डिवाइड होकर बनाती है आर्टरी। आर्टरी जब डिवाइड होती है तो इससे बनते हैं आर्टीरियोल्स। ओके?
अब आर्टेरियोल्स जब डिवाइड होते हैं तो इनके डिवाइड होने से हमारे पास बन रही होती हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज अगर आप लोग देखो तो यहां पर हम लोगों ने ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों साइड शो किए हैं। दैट इज शोइंग के यहां पर आपके पास ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों ही मौजूद होते हैं। कैपिलरीज मिलकर बनाती हैं वेन्यूल्स। वेन्यूल्स के मिलने से हमारे पास बन रहे होते हैं वेन्स। सो दैट इज फॉर्मिंग वेन्स, और वेन्स के मिलने से देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ वेना केवा, जो कि सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा के अंदर डिवाइड हो रहा होता है। तो दैट इज समथिंग जो कि हम इसके साथ एसोसिएट करते हैं। अब आप लोगों ने इसके डिफरेंशिएटिंग फीचर्स डील करने हैं कि कौन सी चीज किस में मौजूद होती है। सबसे पहले हम लोग डील करते हैं इसमें वेल्व को। वेल्व्स नॉर्मली आर्टरीज के अंदर एब्सेंट होते हैं, लेकिन ये जो एओर्टा है इसकी बेस के ऊपर हमें वेल्व नजर आता है। इस वेल्व को हम लोग लेबल कर रहे होते हैं एज एओर्टिक वेल्व, दैट इज रेफर टू एज एओर्टिक वेल्व। ये हमारे पास एओर्टिक वेल्व कहलाता है, ठीक है। इसके अलावा आपको जितनी भी वेन्स हैं उन तमाम वेन्स के अंदर ये वेल्व्स नजर आते हैं। देयर इज प्रेजेंस ऑफ वेल्व्स, ये बेटे वेल्व्स इसकी बेस के ऊपर मौजूद होते हैं। अच्छा, क्या एओर्टा के अलावा किसी और वेसल के अंदर, आर्टरी के अंदर आपको ये वेल्व्स नजर आते हैं? बिल्कुल नजर आते हैं। हमारे पास एक आर्टरी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरीज। दे आर पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी आर्टरीज की बेस के ऊपर हमें ये वेल्व नजर आता है, और इस वेल्व को हम लोग लेबल कर रहे होते हैं एज सेमी ल्यूनर वेल्व। देयर इज सेमी ल्यूनर वेल्व इन इट। अच्छा, तो ये वेल्व्स के हवाले से क्लियर हो गया। वेल्व्स हमेशा बेटे वन वे फ्लो को मेंटेन करते हैं, यानी आपके पास जब भी ब्लड फ्लो को डिस्कस किया जाएगा तो ये ब्लड हमेशा वन वे डायरेक्शन के अंदर ट्रेवल करता है। दैट वुड बी जस्ट लाइक दिस, और यहां से फिर एक्सचेंज करने के बाद दैट विल मूव इनटू द वेन्स, और वेन्स से होता हुआ ये हमारे पास एंटर हो जाएगा वेना केवा के अंदर। सो दैट इज द फ्लो ऑफ ब्लड। फिर हम लोग ये डील करते हैं कि हमारे पास ये जो फ्लो मेंशन किया जाता है ये आपके पास एओर्टा से शुरू होता है, वेना केवा की तरफ मूव कर रहा होता है। आपके पास एक चीज जो बड़ी क्लियर है, हार्ट से अवे कौन सी वेसल्स होती हैं? आपने याद रखना है कि हार्ट से अवे हमें हमेशा एओर्टा आर्टरियोल्स नजर आती हैं। हार्ट से दूर जो हैं ये आर्टरीज नजर आती हैं, अवे फ्रॉम हार्ट। और हार्ट की तरफ कौन जा रही होती है? हार्ट की तरफ जा रही होती है ये वेन्स। तो ये हार्ट के लिहाज से डायरेक्शन हमारे पास मेंशन की जाती है। फिर हमारे पास ये पूछा जाता है, ये आर्टरीज को हम लोगों ने या आर्टरियोल्स को रेड कलर के साथ शो किया। इट मींस कि यहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और वेन्यूल्स, वेन्स और वेना केवा इसको ब्लू कलर के साथ शो किया। इट मींस कि यहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। सो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना आर्टरीज का काम है, डीऑक्सीजनेटेड का ब्लड कैरी करना वेन्यूल्स का काम है। क्या कोई ऐसी आर्टरीज होती हैं जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी नहीं कर रही होती? बिल्कुल, इसमें तो पहला हमारे पास यही आ जाएंगी पल्मोनरी आर्टरीज। दूसरा आप लोगों ने यहां पर याद रखनी है अम्बलाइकल आर्टरीज। अम्बलाइकल आर्टरीज जो हैं दे ऑल्सो कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ये आपके पास मदर बॉडी के अंदर डेवलप करती हैं, इनको टेम्पररी आर्टरीज भी बोलते हैं, थोड़ी देर के लिए बनती हैं। फिर हमारे पास बहुत सारी ऐसी वेन्स भी हैं जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बजाय ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। वो कौन सी हैं? पहला हमारे पास आ जाती हैं पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही होती हैं। दूसरा हमारे पास अम्बलाइकल वेन्स आ जाती हैं। ये अम्बलाइकल वेन्स भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं।
सो दैट इज द एक्सेप्शन जो कि हम इसके साथ एसोसिएट करते हैं, पल्मोनरी वेन्स और अम्बलाइकल वेन्स, पल्मोनरी आर्टरीज और आपके पास अम्बलाइकल आर्टरी को मेंशन किया जाता है। फिर हमारे पास ये आ जाता है कि प्रेशर किस में ज्यादा होता है। प्रेशर याद रखना, हमेशा जो चीज दिल के करीब होती है यहां पर प्रेशर ज्यादा होता है। सो अगर हम इस प्रेशर को डील करें तो बेटे प्रेशर आप लोगों ने याद रखना है कि एज वी मूव टूवर्ड्स कैपिलरीज तो प्रेशर हमारे पास क्या होता जाएगा, ये देखो दिल के करीब है प्रेशर ज्यादा है, दिल से दूर जाते जाओगे तो प्रेशर भी कम होता जाएगा। ठीक है, देयर विल बी द रिडक्शन इन प्रेशर, प्रेशर हमारे पास कम होता जा रहा है। फिर सबसे कम प्रेशर किस में नजर आएगा, दैट विल बी एट द साइड ऑफ कैपिलरीज। वाई, बिकॉज कैपिलरीज हमारे पास एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। सो स्लोअर द प्रेशर ग्रेटर विल बी द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स इन इट। तो ये आप लोगों ने इसके साथ याद रखना है। फिर आप इसको यूं भी मेंशन करते हो कि जब भी आप वेन्स की तरफ जाओगे तो प्रेशर आपके पास बहुत कम नजर आ रहा होता है। फिर हमारे पास ये जो ब्लड वेसल्स हैं इनके अंदर आप लोग डील करते हो फ्लो को, कि फ्लो कितना होता है हमारे पास। फ्लो मेंशन किया जाए तो जैसे जैसे हम लोग कैपिलरीज की तरफ मूव करेंगे ना आपके पास फ्लो कम होता जाएगा। ठीक है, ब्लड फ्लो कम होता जाएगा। उसकी वजह क्या है कि कैपिलरीज हैं दे आर द साइट ऑफ एक्सचेंज। ये देखो ये हमारे पास कैपिलरीज हैं, इन कैपिलरीज के पास एक्सचेंज के चांसेस हैं, ये एक्सचेंज करती हैं बहुत सारी चीजें जो हैं, ये आपके पास टिश्यू के साथ एक्सचेंज कर रही होती हैं और बहुत सारी उससे रिसीव भी कर रही होती हैं। जैसे आप लोग ये देखो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन, ग्लूकोज की ट्रांसपोर्टेशन, ब्लड से टिश्यू के अंदर भेजना इसका काम है। और अगर हम ये देखें कि टिश्यू से इसमें क्या आती है, टिश्यू से इसमें कार्बन डाइऑक्साइड आती है, टिश्यू से इसमें वेस्ट मटेरियल आता है। तो ये आपके पास ट्रांसपोर्टेशन इसका काम है। यहां पर ऐड करना है आपने कि यहां पे एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन भी होती है, और ये एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस होती है मेनली, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। फिर यहां पर पैसिव ट्रांसपोर्टेशन भी होती है। ये जो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन है ये मेनली हम लोग डील कर रहे होते हैं विद रेफरेंस टू डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इसके साथ एसोसिएटेड होती है। ये हमारे पास साइट है एक्सचेंज ऑफ कैपिलरीज के ऊपर। फिर आप लोग पल्स को डील करेंगे, पल्स में आप किस डिपेंड कर रही होती है इसके स्ट्रक्चर के ऊपर। जी जी क्या हुआ है, आवाज, लारेब राशिद कह रही है आवाज नहीं आ रही। जी बेटे आवाज आ रही है अब। कशमाला, लारेब, हमना, हमना हबीब आवाज आ रही है बेटे। अच्छा कुछ बच्चे कह रहे हैं आ रहे हैं, कुछ कह रहे हैं नहीं आ रही।
अच्छा जी, पहले खराब थी अब ठीक है। ये ना शायद मौसम की वजह से भी है हमारे पास बेटे, ये मौसम का फैक्टर भी है एक, मौसम काफी खराब है यहाँ पे। बिल्कुल, हम इसको डील करते हैं। पल्साटाइल ब्लड ब्लड फ्लो जो है ये आपके पास एओर्टा, आर्टरी, आर्टरियोल्स में नजर आता है। कैपिलरी से ऑनवर्ड देखोगे तो इसमें बेटे पल्साटाइल ब्लड फ्लो नजर नहीं आता, और ये पल्स आप यहाँ पर डिटेक्ट ही नहीं कर रहे होते। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये इसके स्ट्रक्चर में होती है। देखो, हम यहाँ पे जरा इसको लेबल करते हैं। हमारे पास ये जो सबसे आउटर लेयर होती है, दैट इज दिस वन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं? दैट इज रिफर टू एज ट्यूनिका एक्सटर्ना। ट्यूनिका का मतलब है लेयर, और एक्सटर्ना का मतलब होता है बेटे सबसे बाहर वाली लेयर। ठीक है जी, तो ये ट्यूनिका एक्सटर्ना सबसे बाहर वाली लेयर होती है, कनेक्टिव लेयर होती है। इसको बेटे कनेक्टिव लेयर भी हम लोग बोलते हैं, दैट इज कनेक्टिव लेयर। फिर आगे चलते हैं, हमारे पास इससे आगे ये जो मिडल लेयर हमें नजर आती है, दैट इज मिडल लेयर। इस मिडल लेयर को हम लोग लेबल कर रहे होते हैं ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया जो है ये आपके पास मिडल लेयर है, इसमें बेटे स्ट्रक्चर्स को हम लोग डील करते हैं। जैसे अगर ये आर्टरी है, फर्ज कर लो ये हमारे पास आर्टरी है, तो आर्टरी के अंदर बेटे इसमें ट्यूनिका मीडिया में हमें दो मेन चीजें नजर आएंगी। एक तो सर्कुलर स्मूथ मसल्स नजर आते हैं, ठीक है, सर्कुलर स्मूथ मसल्स की तादाद ज्यादा होती है। दूसरा बेटे इसमें हमारे पास इलास्टिक फाइबर ज्यादा होते हैं, देयर इज इंक्रीज्ड नंबर ऑफ इलास्टिक फाइबर्स, जिसकी वजह से बेटा ये हमारे पास प्रेशर को बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इस ट्यूनिका मीडिया ऑफ वेन को डील करें, तो वेन के अंदर बेटे ये आपके पास स्मूथ मसल्स तो होते हैं इसमें, लेकिन इलास्टिक फाइबर इसमें कम होते हैं। ठीक है, इसमें बेटे इलास्टिक फाइबर्स कम होते हैं। जितना ज्यादा इलास्टिक फाइबर्स इसमें कम होंगे, उतना ही बेटे ये आपके पास पल्साटाइल ब्लड फ्लो को कम डिटेक्ट करेगी। फिर हमारे पास आ जाती है बेटे इसमें सबसे इंटरनल लेयर, ये हमारे पास आ गई सबसे इंटरनल लेयर। ये जो इंटरनल लेयर होती है इसको हम लोग मेंशन करते हैं ट्यूनिका इंटीमा, दैट इज रेफर टू एज ट्यूनिका इंटीमा, सबसे इंटरनल लेयर होती है। इसको हम लोग एंडोथीलियल भी मेंशन करते हैं, दैट इज ऑल्सो रेफर टू एज एंडोथीलियल ओवर हेयर। ठीक है जी, सबसे इंटरनल लेयर है ये आर्टरी और वेन दोनों के अंदर जो है वो आपके पास सेम होती है। तो ये बेटे तीन लेयर हैं, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटिमा। तो जिसके पास इलास्टिक फाइबर्स ज्यादा होंगे वो बेटे पल्स को बर्दाश्त कर सकता है, प्रेशर को बर्दाश्त कर सकता है। इसीलिए पल्साटाइल ब्लड फ्लो हमेशा आर्टरी के अंदर नजर आता है, वेन के अंदर आपको नजर नहीं आ रहा होता। क्लियर? फिर इसी वजह से अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखो, सपोज ये हमारे पास आर्टरी है ना, तो आर्टरी के अंदर बेटे ये आपके पास जो मिडल लेयर होती है ये थिक नजर आती है। क्यों? क्योंकि इसमें इलास्टिक फाइबर ज्यादा हैं, और आपके पास बेटे इसमें स्मूथ मसल जो है वो अच्छे खासे थिक हैं। और ये जो स्पेस होती है यहां पर, इस स्पेस को हम लोग बोलते हैं ल्यूमन। ठीक है, ये ल्यूमन आपके पास छोटा होता है एज कंपेयर टू वेन। इसका भी डिफरेंस क्या है? ये देखो, डिफरेंस यही है क्योंकि इसमें मिडल लेयर हमारे पास थिन हो जाती है ना, तो मिडल लेयर थिन होने की वजह से इसमें बेटा जो आपके पास ल्यूमन होगा उसका एरिया ज्यादा हो जाएगा, ल्यूमन का एरिया ज्यादा हो जाएगा वेन के अंदर। सो दैट इज द डिफरेंस, जिसकी वजह से हम लोग इसको डील कर रहे होते हैं कि जो वेन होती है ये कभी भी आपके पास पल्स को डिटेक्ट नहीं कर रही होती। ठीक है, चलो हमारे पास पल्साटाइल ब्लड फ्लो, इसमें वेन और आर्टरी का स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा, आर्टरी किस तरह से एक्सचेंज कर रही, कैपिलरी किस तरह से एक्सचेंज करती है इसको देखा।
अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स देखो, हमारे पास यहां पर होते हैं प्री कैपिलरी सफिंक्टर्स, ठीक है, देयर आर प्री कैपिलरी सफिंक्टर्स। ये देखो कैपिलरी के बिल्कुल स्टार्ट में हमारे पास ये सफिंक्टर्स नजर आते हैं, ठीक है, दे आर रेफर टू एज प्री कैपिलरी सफिंक्टर्स। प्री कैपिलरी सफिंक्टर्स हैं। प्री कैपिलरी सफिंक्टर्स बेटे ये आपके पास एज अ वेल भी एक्ट कर रहे होते हैं, ये हेल्प करते हैं कि किस तरह से यहां पर चीजों ने एक्सचेंज होना है। तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बेसिकली ये आपके पास डिसाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। इसी के ऊपर कुछ लोकल हार्मोन्स एक्ट करते हैं जो कि बेटे इसकी जो एक्टिविटी होती है उसको कंट्रोल करते हैं। इन लोकल हार्मोन्स के अंदर हिस्टामीन कभी पढ़ा हो आपने, हिस्टामीन, हिस्टामीन एक लोकल हार्मोन होता है। ये हिस्टामीन बेटे इसके ऊपर एक्ट करता है, इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को इफेक्ट कर रहा होता है। क्लियर? तो ये आप लोगों ने इसके हवाले से याद रखना। फिर यहां पर आपके पास जब फ्लो की बात की जाती है ना, तो इसमें फ्लो जो होता है वो हमारे पास कैपिलरी के ऊपर तकरीबन 1 mm, तकरीबन 1 mm पर सेकेंड होता है। लेकिन यही वैल्यू अगर आप एओर्टा के अंदर देखो तो एओर्टा के अंदर ये आपके पास 400 से 500, ये पंजाब की बुक में लिखा हुआ है, 400 से 500 mm पर सेकेंड आप लोग डील कर रहे होते हो। सो दैट इज समथिंग जो कि अच्छा खासा एक एविडेंट डिफरेंस बताता है इसके फ्लो के अंदर। क्लियर? अच्छा, अब मेरा सवाल है कि हमारे पास ये जो वेसल्स होती हैं इनकी डायलिटेशन या इनकी कॉन्स्ट्रिक्शन को हम लोग डील करते हैं, जिसको वेजोडाइलेशन वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन बोला जाता है। चलो अगर हम यहां पर डील करें, ये सिंपल, सपोज दैट इज अ ब्लड वेसल, हम यहां पे ये ब्लड वेसल बना लेते हैं, ठीक है। अगर किसी भी वजह से ये ब्लड वेसल जो है इसका डायामीटर इंक्रीज कर रहा है, सपोज ये इसका डायामीटर इंक्रीज कर रहा है, तो डायामीटर अगर इंक्रीज कर रहा है तो डेफिनेटली इसके अंदर से अगर ब्लड इतना गुजर रहा था तो डायामीटर ज्यादा होने की वजह से ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, ज्यादा। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम लोग, दैट इज रेफर टू एज वेजो डायलेशन, दैट इज रेफर टू एज वेजो डायलेशन। फिर हमारे पास अगर इसका डायामीटर जो है वो बेटे कम हो जाए, तो डायामीटर कम होना इसकी वजह से फ्लो भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, दैट कंडीशन इज रेफर टू एज वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। तो ये वेजो डायलेशन और वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन ये हमारे पास डील कौन कर रहे होते हैं, लोकल हॉर्मोन्स डील कर रहे होते हैं। देयर आर सम लोकल हॉर्मोन्स, लोकल केमिकल्स होते हैं बेटा जो कि इसके ऊपर इफेक्ट करते हैं, ठीक है। इनको हम लोग समटाइम काइनिन्स भी रेफर करते हैं। लोकल हार्मोन्स को हिस्टामीन या काइनिन्स मेंशन किया जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखना कि ये केमिकल्स हैं जो कि इसके ऊपर इफेक्ट करते हैं। और जब भी वेजोडाइलेशन वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन को बेटे आप लोग डील करते हो तो यहां पर आपने मेंशन करना है कि ये अंडर द कंट्रोल होते हैं नर्वस सिस्टम प्लस एंडोक्राइन सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम प्लस एंडोक्राइन सिस्टम के कंट्रोल में है, जिसकी वजह से ये लोकली या नर्वस सिस्टम के एक्शन की वजह से वेजोडाइलेशन या वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन शो करते हैं। अच्छा, उसवा कह रही हैं 50 to 200 mm पर सेकेंड इन वेन्स, बिल्कुल सही कह रही हैं बेटे। हमेशा ये वैल्यू वेरी करती है और ये भी वेरी कर रहा होता है कि आप किस वेन को डिस्कस कर रहे हो, ठीक है। सो ये बात याद रखना, इसमें हमारे पास ये स्पेसिफिक है। फिर एक बड़ा छोटा सा सवाल है कि ये जो हम लोगों ने ये ऊपर ब्लड वेसल पढ़ी हैं जिसमें ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका इंटिमा पढ़ा, तो इनको क्या इनको किसी ब्लड की जरूरत नहीं है, यहां पर ऑक्सीजन नहीं चाहिए? अगर चाहिए तो कैसे मिलती है इनको, बताओ। मैं ये जवाब आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं, बताओ।
इनको कैसे मिल रही होती है, ऑक्सीजन कैसे मिलती है अगर इनको चाहिए होती है तो? हाँ बताओ भाई, मुनीषा बेटे आप बताओ। अच्छा जी, डिफ्यूजन, फरवा कह रही है डिफ्यूजन से होता है। बेटे मैं ये पूछ रहा हूँ कि ब्लड वेसल में जैसे ट्यूनिका मीडिया है, ट्यूनिका इंटेमा है या एक्सटर्ना है, इसको भी तो एनर्जी चाहिए ना, तो इसके लिए ब्लड कहाँ से जो है वो सप्लाई होता है? हाँ बताओ, क्या हो गया? चलो याद रखना, इसमें पॉइंट एक एक्स्ट्रा ऐड कर लो, दैट इज नॉन एज वैजोवज़ैरम। ठीक है, यहां पे हमारे पास एक टर्म होती है वैजोवज़ैरम। ये वैजोवज़ैरम क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं वेसल ऑफ वेसल, वेसल ऑफ वेसल। ये ब्लड वेसल को सप्लाई करने के लिए जरूरी होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको अगर आप ऐड करना चाहते हो तो अपने नोट्स में ऐड कर लेना। क्लियर? तो ये बेटे हमारे पास वेजो वजैरम की टर्म यहां पर एसोसिएटेड होती है। फिर हमारे पास बहुत सारे ऐसे एरियाज भी हैं जो ए वेस्कुलर होते हैं। बताओ कौन से ऐसे एरियाज हैं जो ए वेस्कुलर हैं, मतलब जिनको ब्लड वेसल की जरूरत ही नहीं होती? ए वेस्कुलर एरियाज कौन कौन से हैं? ए वेस्कुलर एरियाज कौन कौन से हैं बेटे? याद रखना, ए वेस्कुलर एरिया के अंदर सबसे पहले तो आपके पास लेंस आ जाता है ना, आई लेंस। इस पे ब्लड वेसल कोई नहीं होती, डायरेक्ट डिफ्यूजन से ये एक्सचेंज ले रहा होता है। फिर हमारे पास कार्टिलेज आ जाता है, कार्टिलेज पढ़ा होगा आपने, ठीक है? या हार्ड बोन, हार्ड बोन जो होती है बेटे, इसको भी ब्लड वेसल कोई भी मौजूद नहीं होती। सिमिलरली पिन ने, क्योंकि वो कार्टिलेज से बना हुआ है। ए वेस्कुलर एरिया, ठीक है? तो ये भी हमारे पास जो है बेटा एक इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शन के तौर पर पूछा जाता है, तो इसको आप लोगों ने याद रखना। फिर एक ऐसा ऑर्गन भी होता है जिसके हर सेल को जो है वो कैपिलरी सप्लाई कर रही होती है, हर सेल को कैपिलरी सप्लाई कर रही होती है। वो कौन सा है? बताओ वो कौन सा होता है? हाँ, दैट इज नॉन एज लीवर। लीवर, लीवर में क्या इंपॉर्टेंट है? ईच सेल, हर सेल को जो है बेटा वो कैपिलरी सप्लाई कर रही होती है। ठीक है, ईच कैपिलरी मतलब हर सेल के लिए एक अलग से कैपिलरी होती है जो कि बेटे इसको सप्लाई करती है। बिल्कुल, नेल हेयर्स बेटे ये तो एक्सटेंशन है ना। चलो, अच्छा अब हम लोग आ जाते हैं इसमें पोर्टल सर्कुलेशन। अगर ये दो तीन डेफिनेशन हम यहां पर करते हैं, ये जैसे देखो हम लोगों ने ये वेसल पढ़ी ना, कि हमारे पास भाई ये वेसल है, एओर्टा से आर्टरीज बनी, फिर आर्टरियोल्स बनी, फिर कैपिलरीज बनी। दो चीजों से हम डिफाइन करते हैं। अगर तो ये इसको बेटे फॉलो नहीं कर रहा, जैसे ये देखो आर्टरियोल्स डिवाइड होकर कैपिलरीज बनाते हैं, और अगर कैपिलरीज मिलकर दोबारा से आर्टरियोल्स बना दें, तो ये हमारे पास कौन सी सर्कुलेशन होगी? पोर्टल सर्कुलेशन। एक तो ये हम लोग बोलते हैं कि हर वो सर्कुलेशन पोर्टल सर्कुलेशन है जो कि नॉर्मल ये ब्लड वेसल के फ्लो को फॉलो नहीं करती, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम ये कहते हैं कि हर वो सर्कुलेशन पोर्टल सर्कुलेशन है जिसमें आपके पास डायरेक्टली हार्ट को सप्लाई होती नहीं है, जैसे हिपैटिक पोर्टल वेन। ठीक है, यहां पे लास्ट पे आप पोर्टल सर्कुलेशन ऐड कर सकते हो। पोर्टल सिस्टम बेटे हमारे पास ना तीन होते हैं, देयर आर 3 पोर्टल सिस्टम्स इन आर बॉडी। कौन कौन से हैं? पहला पोर्टल सिस्टम जो कि हमें नजर आता है, अभी मैंने ये मेंशन भी किया, दैट इज द साइट ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है,
या इसकी जगह पे समटाइम किडनी को भी मेंशन किया जाता है। सो बेटे ये हमारे पास पोर्टल सर्कुलेशन शो करता है। दूसरा हमारे पास आ जाता है लीवर। लीवर में हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन नजर आती है। तीसरा हमारे पास बेटे इसमें नजर आ जाता है पिट्यूटरी। पिट्यूटरी की साइड के ऊपर आपको पोर्टल सर्कुलेशन नजर आ रही होती है। सो देयर आर 3 साइट्स जिसको हम लोग पोर्टल सर्कुलेटरी साइट्स बोल रहे होते हैं और इसके अंदर मौजूद होती है। ठीक है जी। तो बेटे ये बेटे वेसल्स को मेंशन किया जाता है। जैसे हम यहां पर डील करते हैं एओर्टा, एओर्टा से आर्टरी, ठीक है, आर्टरी से आपके पास आर्टीरियोल्स, आर्टीरियोल से बेटा कैपिलरीज, कैपिलरी से हमारे पास वेन्यूल्स, वेन्यूल्स से हमारे पास वेन्स, और वेन्स से बेटा वेना कैवा। ठीक है, ये हम लोग डील कर रहे होते हैं। अच्छा ये वेसल्स हैं। आपके पास ये पूछा जाता है कि भाई टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया बताओ कि एरिया किसका ज्यादा होगा। अगर हम लोग इसमें एरिया की बात करें तो एरिया के लिहाज से याद रखना ये जो कैपिलरी वाली साइट होती है ना, यहाँ पे एरिया सबसे ज्यादा होता है। सो आपको बेटे ये हमेशा ये इस तरह से ग्राफ नजर आएगा, दैट वुड बी जस्ट लाइक दिस। ठीक है, ये वो वाली साइट है जहां पे भाई एरिया हमारे पास क्या है, मैक्सिमम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होता है। ठीक है, जबकि एओर्टा का और वेना कैवा का, इनका अगर आप लोग देखो तो ये बेटे हमारे पास ये इसके रेफरेंस से देखो कम होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने इसके हवाले से याद रखना। तो एक तो एरिया आपसे पूछा जाता है, दूसरा वेलोसिटी भी पूछी जाती है कि भाई वेलोसिटी किस तरह से होगी। याद रखना आपने कि जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाते जाते हो तो वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो हमारे पास क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो ये कुछ यूं आपके पास ग्राफ शो करता है। ठीक है, इसके कैपिलरी वाली साइड के ऊपर यहां पर वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो सबसे कम है। तो ये येलो किसको शो करता है, दैट इज शोइंग वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो को शो कर रहा होता है। ठीक है, और बेटे ये जो आपके पास है दैट इज शोइंग क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया को डील करता है। तो बेटे ये इस ग्राफ में से भी आपके पास क्वेश्चन आता है, तो इसको आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, चलो ये हमारे पास ग्राफ हो गया। ग्राफ के बाद आगे चलते हैं। इसी वेसल के साथ एसोसिएटेड एक स्ट्रक्चर होता है जिसको फंक्शन होता है, जिसको हम लोग डील करते हैं विद रेफरेंस टू ब्लड प्रेशर। ठीक है, ब्लड प्रेशर तो बहुत इजी सा है। ब्लड प्रेशर इसको डील कर लेते हैं कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। चलो जी ब्लड प्रेशर को डील करते हैं। देखते हैं जी, हमारे पास बेटे ब्लड प्रेशर एसोसिएट होता है कि आपके पास ना ये जो वेसल है, सपोज हम यहां पर ड्रॉ करते हैं कि भाई हमारे पास ये एक वेसल, ठीक है, दैट इज द वेसल। ठीक है, इस वेसल में से गुजरते हुए ये ब्लड ने इसके ऊपर कितनी फोर्स लगाई, इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं ब्लड प्रेशर। हार्ट बेटे अभी करना है शुएब, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा ब्लड प्रेशर। ठीक है, अच्छा यहां पर आप लोगों ने ये याद रखना है कि वेसल जो होती है ना, वेसल की वॉल के ऊपर आपको रिसेप्टर्स नजर आते हैं विच आर रेफर टू एज बैरो रिसेप्टर। ये बैरो रिसेप्टर्स हमारे पास प्रेशर को डिटेक्ट करने वाले रिसेप्टर्स होते हैं। तो हार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे दो फेजेस होती हैं जिसमें आपके पास बेटे कॉन्ट्रैक्शन आ जाती है, रिलैक्सेशन या सिस्टली और डायस्टली बोलते हैं। तो जब भी आपके पास सिस्टली करेगा
यानी हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो इसके सिस्टोलिक की वजह से प्रेशर हमेशा ज्यादा होगा, दैट इज अबाउट 120 mm ऑफ एच जी। ठीक है। जब ये बेटे रिलैक्स करेगा यानी डायास्टोलिक कंडीशन के अंदर होगा, तो ये आपके पास बेटे ऑलमोस्ट 75 से लेकर 80 mm ऑफ एच जी तक रेंज कर रहा होता है। ठीक है। सो दैट इज द प्रेशर। और ब्लड प्रेशर को हम लोग किस तरह से मेंशन कर रहे होते हैं, ये देखो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, ब्लड प्रेशर दैट इज इक्वल टू 120/80। ठीक है। इसमें सिस्टोलिक हमेशा ऊपर लिखते हैं, डायास्टोलिक बेटे हमेशा नीचे लिख रहे होते हैं। ठीक है। सिस्टोलिक हमेशा ऊपर और डायास्टोलिक बेटे नीचे लिख रहे होते हैं। यहां पर भी आपके पास ग्राफिकल क्वेश्चन आता है, इसको डील करते हैं। ठीक है। ग्राफ बना लेते हैं भाई पहले। सपोज ये हमारे पास इसको सही करते हैं। ये देखो बेटे, ये हमारे पास आ गया ग्राफ। ठीक है। इस ग्राफ के अंदर आप लोग ऐड कर लो कि जी ये हम लोग डील कर रहे हैं एओर्टा आर्टरी, यहां पर लिख लो। सबसे पहले एओर्टा, एओर्टा से फिर आर्टरीज बनेंगी, आर्टरी से आर्टीरियोल्स बन रहे होंगे, आर्टरियोल से कैपिलरीज, कैपिलरीज से वेन्यूल्स, वेन्यूल से वेन्स, और वेन्स से वेना कैवा हम लोग डील करते हैं। वेन्स के बाद आ जाता है वेना कैवा। ठीक है। अच्छा, अब आपके पास ये मेंशन किया जाता है कि भाई प्रेशर जो होता है उसको आप लोग किस तरह से डील करते हो। तो याद रखना, जब भी एओर्टा के अंदर डील कर रहे होते हो ना, तो एओर्टा के अंदर ये अच्छा खासा आपके पास बेटे ये चेंज शो कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही हम आर्टरी के अंदर जाते हैं, तो आर्टरी के अंदर ये आपको बेटे ये इस तरह से ये शो करेगा। ठीक है। इससे आगे मूव करते जाओगे तो आहिस्ता आहिस्ता इसने क्या होना है, कम की तरफ बेटे मूव करना है। ठीक है। इसमें आपके पास क्वेश्चन ये आता है कि एवरेज ब्लड फ्लो बताओ और प्रेशर बताओ, तो ये एवरेज आता है। ये जो ऊपर वाला है बेटा दैट इज शोइंग सिस्टोलिक, नीचे वाला जो होता है दैट इज शोइंग डायास्टोलिक। सिस्टोलिक और डायास्टोलिक ऑन एन एवरेज देखो, तो एवरेज हम लोग डील कर रहे होते हैं, एवरेज ब्लड प्रेशर को डील करते हैं 120 + 80, यानी सिस्टोलिक और डायास्टोलिक 2 पे करेंगे, आंसर आएगा इसके पास 100। तो 100 mm ऑफ एच जी। ठीक है। तो आपके पास ये क्वेश्चन आता है कि बीपी मैयर करने के लिए या ब्लड प्रेशर मैयर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है, तो सफिग्मो मैनोमीटर हम लोग इसको बोलते हैं, दैट इज सफिग्मो मैनोमीटर। वैसे आजकल तो ये डिजिटल भी आ चुके हुए हैं, इसको भी आप लोग डील कर सकते हो। मुनीषा बेटे यहाँ पे मेरे पास तो क्लियर है, हर चीज ओके है। आई डोंट नो कि प्रॉब्लम क्या आ रही है आपको साउंड के साथ। ठीक है जी। ये बेटे हमारे पास ब्लड प्रेशर को एसोसिएट करते हैं, इससे रिलेटेड जो चीज़ें थी वो हम लोगों ने डील की। आपके पास ब्लड वेसल, ब्लड वेसल से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो बेटे आप पूछ सकते हैं। यू गॉट जस्ट 5 मिनट्स, इसके बाद हम फिर नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट कर देंगे, दैट विल बी द हार्ट, ह्यूमन हार्ट को डील करेंगे। ओके जी, क्लियर है। टी टी की आवाज बेटे मेरे पास तो ना कोई कीड़े मकोड़े हैं पीछे जो टी टी की आवाज आ रही है, ना ही कुछ और है। मैं इस पे क्या करूँ, आप ही बता दें। मैंने तो सारी चीजें कोशिश कर ली हैं। माइट बी पॉसिबल, सायरा सही कह रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ ह्यूमिडिटी।
माइक तो बेटे, माइक हर दफा ही यही होता है। आर्टरी से डील कर रहे होते हैं बेटे। अच्छा, इसमें ना एक चीज जाते जाते आप ये भी ऐड कर लो, दैट इज वैन, ये याद रखना, ठीक है। जब भी आप इसकी डेप्थ को डील करते हो ना, सरफेस के ऊपर, हमारे पास सरफेस के ऊपर होती है वेन, ठीक है, सरफेस पे होती है वेन, उसके नीचे होती है बेटे आर्टरी, और आर्टरी के नीचे होती है नर्व, ठीक है। ये डेप्थ के लिहाज से हम लोग डील करते हैं। सबसे सुपरफिशियल हमें कौन सी नजर आती है बेटा? दैट इज वेन, फिर आर्टरी, फिर आपके पास नर्व। जी क्लियर है? आगे की तरफ चलें। लेयर्स को रिपीट कर देते हैं, चलो। लेयर्स बेटे हमारे पास 3 लेयर्स होती हैं। एक हमारे पास सबसे एक्सटर्नल लेयर होती है, इसको कनेक्टिव लेयर बोलते हैं, जो कि हमारे पास कहलाती है ट्यूनिका एक्सटर्ना। एक होती है बेटे हमारे पास ट्यूनिका मीडिया, मिडल लेयर होती है, और एक हमारे पास ट्यूनिका इंटेमा कहलाती है, जिसको सबसे इंटरनल लेयर बोलते हैं, ठीक है जी। अच्छा, एक पूछ रहे हैं सर, आपने कहा कि हार्ट से आर्टरीज होती हैं, एक पूछ रहे हैं फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज कौन सी होती हैं। बेटा ये तो टाइनी ब्लड वेसल्स को बोलते हैं, ठीक है। इनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि आपके पास एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दे आर रेफर टू एज फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज। कौन सी कैपिलरीज? फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज बोलते हैं। फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज वो वाली होती हैं जिनसे बेटा एक्सचेंज हमारे पास मैक्सिमम होता है, इनके दरमियान ना होल्स पाए जाते हैं, ठीक है। चलें, ये बेटे दैट इज मोर देन इनफ अकॉर्डिंग टू पीएमसी सिलेबस। ये ब्लड वेसल्स हम लोगों ने ये डिस्कस किए हैं। चलो आगे चलते हैं। हमारे पास दैट इज बेटे ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट को डील करेंगे हम लोग। चलो दिल की बातें स्टार्ट करते हैं। अब बताओ, करें? दिल की बातें करें स्टार्ट। हाँ, कोई मसला है तो बता दो। अच्छा जी, ये फरहान पूछ रहे हैं वेनलेट्स क्या होते हैं। वेनलेट्स तो बेटे वैसे ये हमारे पास इंसेक्ट के साथ एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है। सेकेंडरी वेन्स भी हम इनको बोलते हैं, छोटी छोटी जो कि मेन वेन से निकलती हैं। और ये बेटे अगर आप वेनलेट को ऐड करना चाहते हो तो दैट इज सिंपली स्मॉलर वेन्स या सेकेंडरी वेन्स हम लोग लेबल कर रहे होते हैं, ठीक है जी। चलो ह्यूमन हार्ट की तरफ चलते हैं बेटा। ह्यूमन हार्ट हमारे पास दैट इज द टॉपिक। ह्यूमन हार्ट, अच्छा जी, ह्यूमन हार्ट हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज इनिशियली हम लोग डील करेंगे। सबसे पहले तो ह्यूमन हार्ट जब भी आप लोगों ने डील करना है, आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमन हार्ट जो है ये हमारे पास मायोजेनिक है। मायोजेनिक बोलते हैं मस्कुलर स्ट्रक्चर्स को, दैट इज मस्कुलर स्ट्रक्चर। फिर ये हॉलो चेम्बर भी कहलाता है, दैट इज हॉलो चेम्बर। इसके अंदर ना 4 बेटे आपको चेम्बर्स नजर आते हैं। फिर इसी ह्यूमन हार्ट को हम लोग डबल पंप भी बोल रहे होते हैं, दैट इज ऑल्सो रेफर टू एज डबल पंप। इसमें बेटे हमारे पास 2 तरह की पंपिंग को हम लोग डील कर रहे होते हैं, ठीक है।
चलो फिर आप लोगों ने ये याद रखना है कि ये ओवरऑल हमारे पास मायोजेनिक है, हॉलो स्ट्रक्चर है, या फिब्रोमस्कुलर ऑर्गन भी बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो नॉन एज फिब्रो मस्कुलर ऑर्गन। अच्छा, इसकी शेप कैसी होती है? दैट इज कॉनिकल शेप स्ट्रक्चर। ठीक है, चलो साथ बाय साथ इसकी जो ना हम लोग चीज़ें डिस्कस करते रहते हैं ताकि इसकी बेटे आपके पास चीज़ें क्लियर होती जाएं। अच्छा, मुनीषा कोठारी बेटे इंट्रिंसिक रिदमिसिटी की बात कर रही हैं आप, तो अभी हम लोगों ने बेटे हार्ट का कंडक्टिव सिस्टम स्टार्ट किया, बताएं ज़रा मुझे, नहीं ना किया? तो बेटे बेहतर यही होता है कि चीज़ें जो हैं वो साथ साथ आप डिस्कस करें, बजाय इसके कि आप इसको आगे ले जाएंगे तो फिर अगर बेटे आपको इतनी ज़्यादा चीज़ें ऑलरेडी पता है तो फिर लेक्चर पढ़ाने का फ़ायदा तो ना होगा। तो बेटे लिंक रहें, हाँ, जहाँ पे आपको लगता है कि प्रॉब्लम है आप उसको डील कर सकते हैं। चलो जी, हमारे पास बेटे ये लोकेट कहाँ पे कर रहा होता है? 2-3 रीजन, जैसे आप लोग कहते हो कि थोरेसिक केज के अंदर होता है, बिल्कुल सही है। इसी थोरेसिक केज की जगह पे आपके पास ये भी मेंशन किया जाता है कि चेस्ट कैविटी में होता है, बिल्कुल सही है। इसकी जगह पे सम टाइम ये भी मेंशन किया जाता है कि रिब केज में होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये दोनों तीनों टर्म जो है हमारे पास बेटे ये इस कैविटी के हवाले से डिस्कस की जाती है। फिर हमारे पास ये कहा जाता है कि हार्ट की लोकेशन जो होती है ये स्टर्नम से ना, स्टर्नम से ये ऑलमोस्ट बेटे 9 सेंटीमीटर अवे होता है। ठीक है, लेफ्ट साइड के ऊपर 9 सेंटीमीटर स्टर्नम से। और अगर स्पेस की बात करें तो दैट इज प्रेजेंट इन मेडिएस्टिनल स्पेस। ये मेडिएस्टिनल स्पेस हम लोगों ने पढ़ी थी, ये लंग्स के दरमियान में बेटे मौजूद होती है, उसको मेडिएस्टिनल स्पेस बोलते हैं या मेडिएस्टिनम उस एरिया को बोला जाता है। ठीक है, हमारे पास बेटे इसी हार्ट की सम टाइम आपके पास ये बेटे लिमिटेशन पूछी जाती है। तो जब भी आपके पास लिमिटेशन पूछी जाए तो लिमिटेशन के हवाले से बेटे आप लोगों ने याद रखना है कि ये सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस, सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस जो होती है इससे शुरू होता है और फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस तक जाता है। सेकंड से शुरू होता है और कहां तक जा रहा होता है? फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस तक बेटे ये रेंज करता है। अच्छा, अब यहां पर सवाल आता है कि हार्ट की रेंज तो आपने बता दी, फिर फरवा बेटे बिल्कुल डिस्कस करते हैं, अभी थोड़ा सा टाइम दे, मैं सारी चीजें डिस्कस करता हूँ, इसको स्टार्ट तो करने दें। ठीक है, हमारे पास बेटे ये जो सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस होती है इस पे आप लोगों ने याद रखना है बेस ऑफ हार्ट होती है। बेस ऑफ हार्ट के ऊपर राइट एट्रियम प्लस लेफ्ट एट्रियम ये आपके पास मौजूद होता है। फिफ्थ इंटरकॉस्टल जो आपके पास स्पेस होती है इस पे एपेक्स ऑफ हार्ट होता है और इसको लेफ्ट वेंट्रिकल हम लोग बोल रहे होते हैं। ठीक है, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल की प्रेजेंस जो है वो आपके पास किसके साथ एसोसिएटेड है? दैट इज एसोसिएटेड विद एपेक्स ऑफ हार्ट। ठीक है, ये इसकी लिमिटेशन को हम लोग डील कर रहे होते हैं। ठीक है जी, चलो हमारे पास बेटे इस पूरे हार्ट के गिर्द एक स्पेस नजर आती है जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियल स्पेस, और ये जो पाउच होती है इसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम बेटे इसकी पाउच भी कहलाती है, दैट इज ऑल्सो नॉन एज पाउच ऑफ हार्ट। मुझे ये बताओ कि ये जो हमारे पास हार्ट होता है इसमें कितनी बेटे पेरिकार्डियम की लेयर्स होती हैं? हाँ, कितनी लेयर होती हैं बताओ? 2 लेयर होती हैं बेटे, ये हमारे पास डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है, ये बात याद रखना है। पेरिकार्डियम जो है दैट इज डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर।
और इसकी दोनों लेयर्स के दरमियान में ना फ्लूइड पाया जाता है, उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये पेरिकार्डियल फ्लूइड जो होता है बेटा, इसका वॉल्यूम हमारे पास देखें तो ये अप टू 50 ml तक हो सकता है, ठीक है, वेरी करता है वैसे, लेकिन ऑन एन एवरेज हम लोग 50 ml कंसीडर कर रहे होते हैं। तो ये बेटे हमारे पास पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल स्पेस, ये काम क्या करती है, दैट प्रिवेंट हार्ट फ्रॉम ओवर एक्सटेंशन, ठीक है, ये हमारे पास प्रिवेंट हार्ट फ्रॉम ओवर एक्सटेंशन, ओवर एक्सटेंशन से या स्ट्रेच करने से बेटे बचाना, ये किसका काम होता है, ये इसका काम होता है, बिल्कुल बेटे इसको प्रोटेक्टिव सैक बोल रहे होते हैं, ठीक है जी। चलो अब जरा हम लोग डील कर लेते हैं इस हार्ट को। देयर इज हार्ट, जो कि आपको बेटे यहां पर नजर आ रहा है, एक बिल्कुल खूबसूरत सा हार्ट है। ओके जी, हमारे पास बेटे इसमें कुछ आप लोग इंटरनल स्ट्रक्चर को देख रहे हो, तो इंटरनल स्ट्रक्चर में बेटे हमारे पास यहाँ पे ना चेम्बर नजर आते हैं। इन चेम्बर्स में हम लोग डील करते हैं कि ये देखो, दैट इज रेफर टू एज राइट एट्रियम, ठीक है, ये हमारे पास राइट एट्रियम है, ये बेटे लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, और ये हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल आ जाता है, ठीक है। 4 चेम्बर्स है ना, तो 4 चेम्बर्स को हम लोग डील कर रहे होते हैं इसके साथ। 2 थिन वॉल चेम्बर होते हैं, 2 थिक वॉल चेम्बर्स होते हैं। तो अगर यहाँ पर ऐड करना चाहते हो तो चेम्बर्स को आप लोग ऐड कर सकते हो इसमें बेटा जी। 2 थिन वॉल्ड चेम्बर्स वो वाले हैं जिनकी वॉल बहुत बारीक होती है, और 2 बेटे हमारे पास थिक वॉल्ड होते हैं। इन थिक वॉल्ड को हम लोग बोलते हैं वेंट्रिकल्स। यही वेंट्रिकल्स बेटे आपके पास मेन चेम्बर्स भी कहलाते हैं, ठीक है। और इसमें आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि हमारे पास ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ राइट वेंट्रिकल। अगर राइट वेंट्रिकल को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे ना, तो लेफ्ट वेंट्रिकल की थिकनेस आपके पास आएगी, ठीक है। तो बेटे ये हमारे पास इसमें कुछ चीजें हम लोग डील कर रहे होते हैं जो कि इसमें एडअप होती हैं। तो ये तो चेम्बर्स हमारे पास नजर आते हैं। इन चेम्बर्स के साथ फिर हम लोग डील करेंगे कि कौन कौन सी चीजें भाई इसके साथ एसोसिएटेड होती हैं और किस किस तरह से रिलेट कर रही होती हैं। चलो देखते हैं। हमारे पास बेटे ये जो राइट एट्रियम होता है, राइट एट्रियम के अंदर कौन सा ब्लड आता है, पहले तो ये बताओ। राइट एट्रियम के अंदर बेटे हमारे पास ब्लड आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। और ये बात याद रखना, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके अंदर ड्रेन होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हाँ, इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ना अगर आपसे ये पूछा जाए किस किस हिस्से से आता है, तो वो आप जरूर बता सकते हो कि ये जो हमारे पास हिस्से मौजूद होते हैं, इसमें बेटे आपके पास आ जाती है सुपीरियर वेना केवा प्लस इंफीरियर वेना केवा। एक तो ये आपके पास मौजूद होती है ना, एक ओपनिंग बेटे ये कर रही होती। दूसरा इसी में मौजूद होता है कोरोनरी साइनस, देयर इज कोरोनरी साइनस, याद रखना। दोबारा से सुनो बेटे, इसके साथ इंपॉर्टेंट चीज है, कोरोनरी साइनस ये वो वाला हिस्सा होता है जो कि बेटे डायरेक्टली हार्ट की जो है वो वेस्ट मटेरियल इसके अंदर ऐड करता है, या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑफ हार्ट को इसके अंदर ऐड कर रहा होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये बेटे इसमें आता है और दैट एंटर्स इनटू द राइट एट्रियम। इस सवाल को बेटे यूं भी पूछा जाता है कि राइट एट्रियम के अंदर कौन कौन सी चीज ड्रेन करती है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, ठीक है। जैसे सुपीरियर वेना केवा प्लस इंफीरियर वेना केवा, और इसके साथ आप कोरोनरी साइनस, ठीक है, या हार्ट को लिख लो,
तो ये बेटे आपके पास ड्रेन कर रहे होते हैं, दे ड्रेन इनटू राइट एट्रियम। राइट एट्रियम के अंदर बेटे ये हमारे पास क्या करते हैं, ड्रेन कर रहे होते हैं। ठीक है, चलो राइट एट्रियम से ये आपके पास बेटे राइट वेंट्रिकल की तरफ जाता है, लेकिन इसके दौरान हमें यहां पर बेटे ये स्ट्रक्चर नजर आता है जो कि इसको कनेक्ट करके रखता है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं वेल्व। ठीक है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान ये जो वेल्व होता है दैट इज रेफर्ड टू एज ट्राइकस्पिड वेल्व। ये बेटे ट्राइकस्पिड वेल्व कहलाता है। ठीक है, अब ये बात याद रखना, ट्राइकस्पिड वेल्व इसको हम लोग शो कैसे करते हैं। सपोज बेटे ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ट्राइकस्पिड वेल्व जो होता है दैट इज जस्ट लाइक दिस। ठीक है, ये बेटे 3 कस्प आपको नजर आते हैं। ठीक है, 3 कस्प, इसी वजह से ये ट्राइकस्पिड वेल्व है। और अगर हम ये शो करें, सपोज ये बेटे आपके पास ट्राइकस्पिड है, तो ट्राइकस्पिड वेल्व के साथ ना यहाँ पे कनेक्शन में होता है कॉर्डिए टेंडिने। ये बात याद रखना, इसके साथ कनेक्शन में होता है कॉर्डिए टेंडिने, टेंडिने, कॉर्डिए टेंडिने। ठीक है, और बेटे इसके साथ कॉनिकल शेप में आपके पास ये मसल्स अटैच होते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर याद रखना बेटे, इसके साथ कॉनिकल शेप में ये मसल्स होते हैं। इन मसल्स को हम लोग बोलते हैं पैपिलरी मसल्स। दे आर नॉन एज पैपिलरी मसल्स। ठीक है, अगर ट्राइकस्पिड वेल्व की बात करेंगे ना, तो ट्राइकस्पिड वेल्व में आपने बताना है कि आपके पास राइट वेंट्रिकल से ये पैपिलरी मसल ओरिजिनेट करते हैं। कहां से ओरिजिनेट करते हैं, राइट वेंट्रिकल से। चलो भाई आगे चलते हैं। ठीक हो गया, ये हमारे पास बेटे इसमें राइट एट्रियम को हम लोग डील कर रहे होते हैं। सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा बेटे मिलकर इसमें आपके पास ओपनिंग शो करती है। ठीक है जी, चलो ये बेटे हमारे पास आता है ट्राइकस्पिड वेल्व, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड and then this deoxygenated blood enters into this। ठीक है, और ये बेटे यहां से मूव करता है पल्मोनरी ट्रंक की तरफ। ठीक है, अच्छा अब इस सर्कुलेशन को जरा देख लेते हैं कि ये सर्कुलेशन हमारे पास क्या कहलाती है। बेटे ये शॉर्टर सर्किट सर्कुलेशन भी कहलाती है। ठीक है, इसको हम लोग पल्मोनरी सर्कुलेशन भी बोलते हैं, that is known as pulmonary circulation। ठीक है जी, इसको बेटे शॉर्टर सर्किट सर्कुलेशन भी बोलते हैं। ये हमारे पास शॉर्टर सर्किट सर्कुलेशन कहलाती है। ठीक है, इसके साथ ऐड कर लें, ये हमारे पास शॉर्टर सर्किट बनता है, शॉर्टर सर्किट सर्कुलेशन। ठीक है, इसमें होता क्या है बेटा, देखो इसमें आप लोगों ने ये याद रखना है कि ये हमारे पास हार्ट से ब्लड लेता है और बेटे लंग्स की तरफ ब्लड लेकर जाता है। ठीक है, हार्ट से ब्लड लेता है और किसकी तरफ लेकर जाता है, लंग्स की तरफ। हार्ट से ब्लड लेगा और लंग्स की तरफ लेकर जाता है, इसको बोलते हैं बेटे पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब आपके पास सवाल ये आता है कि हार्ट से लंग्स की तरफ कौन सा ब्लड जाता है बेटा, हार्ट से लंग्स की तरफ ब्लड जाता है डीऑक्सीजनेटेड, इसी वजह से मैंने इसको ब्लू कलर के साथ लिखा। और अगर लंग्स से हार्ट की तरफ बात की जाए तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसी वजह से इसको रेड के साथ लिखा है। ठीक है, अच्छा फिर सवाल आता है कि इस सर्किट के बारे में बताओ भाई, आप क्या जानते हो। इस सर्किट में आप लोगों ने याद रखना है कि हमारे पास भाई सबसे पहले वेना कैवा, ये वेना कैवा से बेटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है राइट एट्रियम के पास, राइट एट्रियम से जाता है राइट वेंट्रिकल के पास, राइट वेंट्रिकल से जा रहा होता है ये बेटे पल्मोनरी ट्रंक के पास, पल्मोनरी ट्रंक,
या पल्मोनरी बेटे इनको आर्टरीज भी बोलते हैं। कितनी होती हैं? ये 2 होती हैं, ठीक है। यहां से बेटे फिर ये मूव करता है टूवर्ड किसके पास? ये मूव कर रहा होता है लंग्स के पास। लंग्स वो वाली साइट होती हैं जहां पे इसकी ऑक्सीजनेशन होती है, और वहां से बेटे पल्मोनरी वेन्स जो हैं ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, ठीक है। तो बेटे यहां पर सबसे पहले तो आपसे ये पूछा जाता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आपको कहां पे कहां से कहां तक नजर आता है। तो पहले तो आप लोगों ने ये बताना है कि ये राइट वेंट्रिकल भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इससे आगे बेटे यहां पर भी आपको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नजर आता है। फिर इससे आगे आप लंग्स तक इसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को डील करते हो, ठीक है। दैट इज अप टू द लेवल ऑफ लंग्स। यहां तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब लंग्स वो वाली साइट होती हैं जहां से बेटे ऑनवर्ड आगे आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है बेटा वो नजर आता है। इससे आगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ये हमने रेड कलर के साथ लिख लिया, ठीक है जी। तो ये ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को डील करते हैं। सवाल ये आता है कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान वेल्व कौन सा होता है? देयर इज ट्राइकस्पिड वेल्व। पल्मोनरी ट्रंक की बेस के ऊपर कौन सा वेल्व होता है? दैट इज सेमी ल्यूनर वेल्व, ठीक है। सेमी ल्यूनर वेल्व होता है। तो ये बेटे हमारे पास शॉर्टर सर्किट, इसको हम लोग राइट हार्ट सर्कुलेशन भी बोलते हैं। उसकी वजह यह है कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल इसमें शामिल होते हैं, ठीक है जी। अच्छा, फिर बेटे हमारे पास ये सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये एंटर होता है इनमें पल्मोनरी वेन्स से। कितनी पल्मोनरी वेन्स हैं? 4। इनसे बेटे ये आएगा इसमें लेफ्ट एट्रियम के अंदर। लेफ्ट एट्रियम से फिर ये वेल्व क्रॉस करेगा। इस वेल्व को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट वेल्व बेटे इज रेफर टू एज, कौन सा वेल्व बोलते हैं? ये जो वेल्व है बेटे हमारे पास, इसको बायकस्पिड वेल्व बोला जाता है। हाफ मून शेप नहीं बेटे, हाँ सेमी ल्यूनर को हाफ मून कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन ये बात याद रखना कि ये सेमी ल्यूनर जो होता है ये आपके पास ट्राइकस्पिड वेल्व होता है, चाहे हाफ मून शेप है, ठीक है जी। बायकस्पिड में हमारे पास बेटे ये 2 कस्प नजर आते हैं। देयर आर 2 कस्प इन इट। इसमें हमारे पास बेटे 2 कस्प नजर आ रहे होते हैं, और ये 2 कस्प की वजह से ही हम इसको बायकस्पिड वेल्व बोलते हैं, ठीक है। या हम लोग इसको एक और नाम भी दे रहे होते हैं, दैट इज माइट्रल वेल्व। ये बेटे हमारे पास माइट्रल वेल्व कहलाता है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि माइट्रल वेल्व सिर्फ और सिर्फ किस में नजर आता है, तो बेटे लेफ्ट हार्ट के अंदर, या हम इसको ये भी कहते हैं कि आपके पास लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में मौजूद होता है। ओके, तो ये बात बेटे आप लोगों ने याद रखनी है। अब यहां से फिर ये जो आपके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है दैट गेट्स एंटर इनटू द एओर्टा। ये बेटे एओर्टा में जाता है, ठीक है। और एओर्टा से फिर ये इस तरह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है बेटा ये थ्रू आउट बॉडी ट्रांसपोर्ट होता है। लेकिन इसकी बेस के ऊपर भी आप लोगों ने ये एक का वेल्व पड़ा हुआ है एओर्टा की बेस के ऊपर, उसको क्या बोल रहे होते हैं बेटा? ये वेल्व कौन सा कहलाता है? इसको हम लोग बोलते हैं एओर्टिक वेल्व। ये भी ट्राइकस्पिड वेल्व होता है, ठीक है। ये भी ट्राइकस्पिड वेल्व हमारे पास होता है। तो बेटे ये वेल्व हम लोगों ने डील किए, माइट्रल वेल्व और एओर्टिक वेल्व। अब ये जो वेल्व हैं ये आपके पास बेटे कौन सी सर्कुलेशन करवाते हैं, इसको हम लोगों ने डील करना है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लार्जर सर्किट सर्कुलेशन, या बेटे हम इसको सिस्टेमिक सर्कुलेशन भी बोलते हैं। दैट इज ऑल्सो नॉन एज सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक है बेटे। ये हमारे पास सिस्टेमिक सर्कुलेशन आ जाती है।
सिस्टेमिक सर्कुलेशन को लार्जर सर्किट सर्कुलेशन लेबल करते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये बेटे एक बड़ा सर्किट बनाती है और थ्रू आउट बॉडी सर्कुलेशन करवाने में हेल्प करती है। ठीक है, अच्छा जी, ये बेटे हमारे पास बेटे एसोसिएटेड होता है विद रेफरेंस टू लार्जर सर्किट सर्कुलेशन। ठीक है जी, क्लियर? चलो 2 मिनट दो, मैं जरा पानी पी लूं। अच्छा जी, एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व भी बेटे बोलते हैं। चलो आगे डील करते हैं। हमारे पास बेटे ये लार्जर सर्किट सर्कुलेशन, इसमें आप लोगों ने याद रखना है कि जब भी आपसे पूछा जाएगा तो ये बेटे हार्ट से सर्कुलेशन करवाता है बॉडी की तरफ। सो ये बात याद रखना, हार्ट से जब भी आप लोग सर्कुलेशन डील करते हो कि बॉडी की तरफ ये सर्कुलेशन किस तरह से जाती है और कौन लेकर जा रहा होता है, कौन सा ब्लड कहाँ पे जाता है। तो पहले देखो, हार्ट से बॉडी की तरफ ब्लड जाता है ऑक्सीजनेटेड, ठीक है, और बॉडी से बेटे हार्ट की तरफ ब्लड आ रहा होता है डीऑक्सीजनेटेड। तो एक तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। दूसरा, आप लोगों ने यहां पर ये याद रखना है चले, दूसरा आप लोगों ने ये याद रखना है कि ये आपके पास किस तरह से ट्रेवल करेगा। देखो, पल्मोनरी वेन्स हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। देयर आर पल्मोनरी वेन्स। कितनी बेटे पल्मोनरी वेन्स होती हैं? दे आर 4 इन नंबर। इन पल्मोनरी वेन से आपके पास बेटे ब्लड जाएगा लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से बेटे ये मूव करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से इसकी फिर ट्रांसपोर्टेशन होगी टुवर्ड किसके पास? एओर्टा के पास। ठीक है जी, तो बेटे एओर्टा से ये हमारे पास फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है दैट विल मूव टुवर्ड्स द बॉडी, और पूरी बॉडी से ये फिर आगे बेटा वेना कैवा के थ्रू मूव करेगा। ठीक है, हार्ट की तरफ। तो हार्ट से बॉडी, बॉडी से दोबारा हार्ट की तरफ। यहां पर देखो बेटे, आपसे ये पूछा जाता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो बताना है आपने। बेटा ये पल्मोनरी वेन्स से लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अच्छा, फिर आप लोग ये डील करते हो कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ये आपके पास बेटे आ जाता है एओर्टा। फिर आप लोग यहाँ पर डील कर रहे होते हो कि ये अप टू बॉडी तक जाता है। ठीक है, बॉडी से आगे बेटा हम लोग डील करते हैं इसका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दोबारा हार्ट की तरफ मूव करता है। तो दैट इज समथिंग ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बेटे, जो कि आप इसके साथ एसोसिएट कर रहे हो। तो यहां पर भी वेल्व्स को ऐड कर लो। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान कौन सा वेल्व होता है? माइट्रल वेल्व। ठीक है, और एओर्टा की बेस के ऊपर बेटे एओर्टिक वेल्व या एवी वेल्व हम लोग मेंशन कर रहे होता है। ठीक है, एओर्टिक वेल्व या सिंपल एवी लिखा जाता है। ये बेटे लार्जर सर्किट सर्कुलेशन या सिस्टेमिक सर्कुलेशन हम लोग इसको बोल रहे होते हैं। ओके, चलो अब यहां पर ना वेल्व्स को डील करते हैं, उससे हार्ट साउंड्स हमारे पास क्लियर होंगी। तो बेटे वेल्व्स हमारे पास होते हैं, दे आर ऑफ 2 मेन कैटेगरीज। ठीक है, कौन कौन से? एक हमारे पास होते हैं बेटा इनलेट वेल्व्स, उनको बोलते हैं इनलेट वेल्व्स। ओके जी, एक होते हैं बेटे हमारे पास आउटलेट वेल्व्स। एक है इनलेट वेल्व्स और एक है बेटा जी आउटलेट वेल्व्स। इसको डील करना है हमने, देख लेते हैं बेटे। ये जो हमारे पास इनलेट वेल्व्स होते हैं, इसमें कितने वेल्व्स आ जाते हैं बताओ? इनलेट वेल्व वो वाले हैं जो कि मेन चेंबर्स के अंदर एंट्री करवाते हैं। तो बेटे आपके पास यहां पर 2 वेल्व हैं, कौन कौन से? एक ट्राइकस्पिड वेल्व प्लस माइट्रल वेल्व। ठीक है,
अगर आपसे ये कहा जाए कि हमारे पास आउटलेट वेल्व्स कौन से होते हैं, तो आउटलेट वेल्व्स वो वाले होंगे जो कि बेटे ये वेंट्रिकल से अवे, मतलब वेंट्रिकल उनमें ड्रेन होता है। ये हमारे पास दो होते हैं बेटा, कौन कौन सा, एक आ जाता है सेमी ल्यूनर वेल्व, दूसरा आ जाता है एओर्टिक वेल्व। ओके, जब भी बेटे वेल्व क्लोज होंगे ना तो आपके पास साउंड प्रोड्यूस होगी। जैसे ट्राइकस्पिड वेल्व और माइट्रल वेल्व जब क्लोज होंगे, इनका क्लोजर होगा तो इसके क्लोजर से आपके पास साउंड प्रोड्यूस होगी लब, देयर विल बी अ साउंड दैट विल बी रेफर्ड टू एज लब। और अगर आपके पास बेटे ये क्लोज होते हैं आउटलेट वेव्स, तो इनसे बेटे हमारे पास साउंड प्रोड्यूस होगी, दैट इज नॉन एज डब साउंड। तो लब और डब साउंड है। तो क्लोजर बेटे जब भी वेल्व्स का क्लोजर होगा तो आपके पास ये साउंड प्रोड्यूस होगी। ये बेटे हमारे पास कहलाती हैं हार्ड साउंड्स, लब डब, ये हमारे पास क्या कहलाती हैं, हार्ड साउंड्स कहलाती हैं। अब आपसे ये भी पूछा जाता है कि हार्ड साउंड्स को भाई डिटेक्ट किसके जरिए से करते हो, तो सिंपल सा है, स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप के थ्रू बेटे हम लोग इसको डिटेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये वेल्व्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंटली आप लोगों ने याद रखना है। ये वेल्व्स ही बेटे आपके पास रोल प्ले कर रहे होते हैं कि अगर सिनोसिस है या रीगर्जिटेशन है उसको डील करते हैं। ओके बेटा, तो ये हमारे पास वेल्व्स थे, ये चैम्बर हम लोगों ने डील किए। ये बेटे इसमें आपके पास जो मेन स्ट्रक्चर होता है उसको डील कर रहा होता है। पाथवे हम लोगों ने इसके साथ ही डील कर लिया, जिसमें हमारे पास पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन को मेंशन किया। ओके, चलो अब मुझे ये बताओ कि हमारे पास भाई ये जो एओर्टा होती है, इस एओर्टा के अंदर आप लोग कितने तरह के जो मेंशन है वो कर रहे होते हो हिस्से। हाँ जी, बताओ, चुप क्यों हो गए हो? लब ओपन होने पर नहीं आता, तीन ऊपर जाते। अच्छा ये बताओ ना कि हमारे पास कौन कौन सी वेसल कहाँ से ओरिजिनेट कर रही होती है। हाँ, चलो हम जरा यहाँ पर डील करते हैं। सपोज मैं ये कहता हूँ कि जी ये हमारे पास है दैट इज एओर्टा, ठीक है। एओर्टा में ना आप लोग ये इसकी बेस ऑफ एओर्टा को डील करते हो, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, दैट इज रेफर टू एज बेस ऑफ एओर्टा। तो बेटे बेस ऑफ एओर्टा से यहां से वेसल निकलती हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास कहलाती हैं कोरोनरी आर्टरीज। कोरोनरी आर्टरीज, कोरोनरी आर्टरीज किसको सप्लाई करती हैं? कोरोनरी आर्टरीज बेटे सप्लाई कर रही होती हैं हार्ट को। कोरोनरी आर्टरीज किसको सप्लाई करती हैं? हार्ट को, ठीक है। तो सबसे पहले जिस स्ट्रक्चर को ब्लड सप्लाई होती है, जिस ऑर्गन को ब्लड सप्लाई होती है, वो आपके पास हार्ट होता है, ठीक है। चलो फिर बेटे हमारे पास ये आ जाता है दैट इज असेंडिंग एओर्टा, ये आर्च ऑफ एओर्टा, और फिर इससे डिसेंडिंग एओर्टा की तरफ जाते हैं। असेंडिंग, डिसेंडिंग और आर्च ऑफ एओर्टा को हम लोग बेटे डील कर रहे होते हैं, ठीक है। यहां से फिर आगे आपको फर्दर ये ओरिजिनेशन नजर आती है कि भाई कुछ तीन तरह की वेसल आप लोगों ने बनाई थी। कौन कौन सी? एक बेटे यहां पर आ जाती है, दैट इज द वन एंड दैट इज द वन, ठीक है। एक तो बेटे हमारे पास आ जाती है ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी। मतलब अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले आपको ये नजर आती है ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी। ब्रेकियोसेफेलिक, ये देखो ना इसका नाम हमें बता रहा है। ब्रेकियो की टर्म हम लोग यूज करते हैं उसमें लंग्स के लिए,
और सिफेलिक मतलब हार्ट के लिए। ये फर्दर बेटे बाइफरकेट करती है, आपको पता है ये फर्दर हमारे पास बाइफरकेट करती है। इसकी फर्दर बेटे बाइफरकेशन से आपको ये दो वेसल्स नजर आती। कौन कौन सी? एक है राइट सबक्लेवियन वेन और एक है राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, यहां पे मैं लिख लेता हूं, ये हमारे पास होती है राइट सबक्लेवियन, ठीक है, आर्टरी, दैट इज राइट सबक्लेवियन आर्टरी। और दूसरी बेटे हमारे पास होती है दैट इज रेफर टू एज राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, दैट इज राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, RCCA मैंने लिखा है, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी बेटे। ठीक है, चलो दूसरा बेटे ये जो हमारे पास होती है इसको बोलते हैं लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, हमारे पास लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी कहलाती है। तो दो हो गए। अच्छा, तीसरा हमारे पास बेटे जो है वो लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी होती है, यानी ये वाली जो है इसको बोलते हैं लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी, राइट सब क्लेवियन आर्टरी, लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी, ये आप लोगों ने याद रखना है। फिर उसके बाद जारी सी बात है ये जो एओर्टा है जैसे जैसे डिसेंड करता है बेटा वैसे वैसे ही ये हर हिस्से के साथ बाइफरकेट होता रहता है। यानी अगर हम यहाँ पर ऐड करें कि भाई लीवर को कौन सी सप्लाई कर रही होती है तो वो आप बताओगे। ठीक है, एब्डोमिनल एओर्टा, फिर थोरैसिक एओर्टा के अंदर। फिर अगर मैं पूछूं कि भाई किडनी को कौन सप्लाई कर रहा होता है, रीनल आर्टरी। ठीक है, टांगों को सप्लाई कर रहा होता है, इलियक आर्टरी। तो ये आपके पास बेटे इसका पाथवे ये आप लोगों ने याद रखना है कि किस किस को सप्लाई करती है, कहाँ कहाँ से सप्लाई कर रही होती है। ठीक है, जैसे हमारे पास एक टर्म आती है मिजेंट्रिक आर्टरी, मिजेंट्रिक, मिजेंट्रिक किसको करती है? हाँ, मिजेंटीरॉन आप लोगों ने हिस्सा पढ़ा है जो कि आपकी इंटेस्टाइन के साथ एसोसिएटेड है, उसको सप्लाई करना इसका काम होता है। तो बेटे ये हमारे पास हार्ट का कुछ स्ट्रक्चर हम लोग डील कर रहे होते हैं, ठीक है, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन किया। वापस चलो, क्या हमारे पास कोई सेकेंडरी हार्ट होता है? इज देयर एनी सेकेंडरी हार्ट इन आवर बॉडी? सेकेंडरी हार्ट, याद रखना ये जो सेकेंडरी हार्ट होता है इसको बेटे पेरिफेरल हार्ट भी बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो नॉन एज पेरिफेरल हार्ट। पेरिफेरल हार्ट ना आप काफ मसल्स को बोल रहे होते हो, आपके जो टांगों के मसल्स होते हैं ना, मछलियां जो पाँव की होती हैं उसको काफ मसल्स बोलते हैं, दैट इज रेफर टू एज बेटे पेरिफेरल हार्ट। ओके, बिल्कुल सही कह रहे हैं, काफ मसल्स अली असगर। चलें जी, अच्छा अब थोड़ी सी चीजें उसको वाइंड अप करते हैं। अगर आप इसका पेरेंट स्ट्रक्चर देखते हैं ना तो इसमें कुछ सेप्टम्स नजर आते हैं। एक बेटे हमारे पास होता है इंटर एट्रियल सेप्टम, ठीक है, दो एट्रिया के दरमियान में आपको ये नजर आता है। दो वेंट्रिकल के दरमियान में होता है इंटर वेंट्रिक्यूलर सेप्टम, ठीक है। और जब भी आप लोग एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान में देखते हो तो दैट विल बी रेफर टू एज एट्रियो वेंट्रिक्यूलर सेप्टम। ये सारे के सारे सेप्टम जो होते हैं ये बेटे आपके पास अपेरेंटली फिल्ड अप हुए होते हैं विद रेफरेंस टू सल्कस, उसको ग्रूव भी बोलते हैं। और जब भी आप हार्ट को बाहर निकाल के देखते हो ना तो अच्छा खासा बेटे उसके सराउंडिंग पे आपको फैट नजर आता है। वो फैट बेसिकली इन्हीं डिप्रेशंस को जो है वो कवर कर रहा होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास ह्यूमन हार्ट था। इसमें ये ह्यूमन हार्ट कभी भी न्यूरोजेनिक नहीं होता, ये होलो चेम्बर है, डबल है, फिब्रोमस्कुलर ऑर्गन है, कॉनिकल शेप होती है, इसकी लिमिट्स हम लोगों ने पढ़ी। हाँ, ये लेयर्स अगर आप लोग ऐड करना चाहते हो तो वो मैंने इस वजह से नहीं की, मुझे लगा कि आपको आती हैं, तो लास्ट पे हम उसको डील कर लेते हैं
कि जब भी आपके पास हार्ट वॉल को डिस्कस किया जाता है ना, तो हार्ट वॉल में बेटे हमारे पास ना 3 लेयर्स मौजूद होती हैं। एक सबसे एक्सटर्नल लेयर जिसको हम लोग बोलते हैं, दैट इज क्या कहलाती है, एपिकार्डियम, दैट इज रेफर टू एज एपिकार्डियम बेटे, सबसे बाहर वाली एपिकार्डियम, ये कनेक्टिव लेयर होती है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके साथ में आपको अच्छा खासा ये स्ट्रक्चर नजर आता है जिसको मायोकार्डियम बोलते हैं, मस्कुलर लेयर है। फिर बेटे इसके इंटरनल में आपको एंडोकार्डियम नजर आती है, ठीक है जी। अच्छा, इसी मायोकार्डियम के अंदर ना हमें इंटरकलेटेड डिस्क भी नजर आती है। चलो ये भी इसको मैं ज़रा एक्सप्लेन कर लेता हूँ, इंटरकलेटेड डिस्क क्या होती हैं। इंटरकलेटेड डिस्क बेटे ये हमारे पास जंक्शंस होते हैं। सपोज हम यहाँ पर डील करते हैं दैट वी हैव सेल्स, ये आपके पास आ गया मसल के सेल, ये दूसरा मसल का सेल, सिमिलरली ये मसल का सेल और इसके साथ एक और कार्डियक मसल का सेल, फिर ये एक और, ठीक है। इसके दरमियान में ना बेटे हमें ये जंक्शंस नजर आते हैं, इन जंक्शंस को बोलते हैं गैप जंक्शंस। जब ये सारे के सारे जंक्शंस एक ही जगह पर एसोसिएटेड होते हैं ना, जैसे यहाँ पर, तो ये एक डिस्क की फॉर्म में आ जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं इंटरकलेटेड डिस्क, दैट इज रेफर टू एज इंटरकलेटेड डिस्क, ठीक है। इसी इंटरकलेटेड डिस्क की वजह से बेटे आपके पास ये कंडक्टिविटी जो है ना वो बड़ी इजी होती है इसमें, ठीक है जी। सो दैट वाज समथिंग जो कि हमारे पास लास्ट पे मिसिंग था, इसको हम लोगों ने यहाँ पे ऐड किया। एंड आई होप ये आपके पास बेटे हार्ट का जो स्ट्रक्चर है ये आपके पास क्लियर है। अब कंडक्टिव सिस्टम हम लोग देखेंगे, ठीक है। हार्ट का कंडक्टिव सिस्टम क्या होता है। ठीक है जी, 2 मिनट के लिए ब्रेक। चलें जी बेटे, हम लोग डील करते हैं कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट, ठीक है जी। तो कंडक्टिविटी ऑफ हार्ट हम लोगों ने डील करनी है, और इसमें ना आप लोगों ने याद रखना है कि जब भी आप ये कंडक्टिविटी ऑफ हार्ट को डील करते हो तो एक चीज़ जो कि शुरू में ही आपके पास क्लियर हो जानी चाहिए कि हार्ट जो है ना बेटे, ये हत्तुल इम्कान कोशिश करता है कि आप जिंदा रहें, आखिरी दम तक कोशिश करता है आप जिंदा रहें, ठीक है। और इसके पास ना अपना कंडक्टिव सिस्टम भी होता है, दैट हैज इट्स ओन कंडक्टिव सिस्टम। इसके पास बेटे
अपना कंडक्टिव सिस्टम होता है और इसी कंडक्टिव सिस्टम की वजह से ये सरवाइव करता है। लेकिन ये CNS भी इसके ऊपर इफेक्ट करता है, यानी CNS का इसके ऊपर इफेक्ट किस तरह से आएगा, जैसे आप लोग देखो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो हार्ट रेट तेज हो जाएगा। अगर बेटे पैरासिम्पैथेटिक है तो ये इसको नॉर्मल की तरफ लेकर जाता है। सो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम दोनों ही बेटे इसके ऊपर इफेक्ट करते हैं। अच्छा, एक बच्चा यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या हार्ट राइट साइड पे भी होता है? बिल्कुल बेटे, ये सुन लो, उसको बोलते हैं रेटिरोकार्डिया। रेटिरोकार्डिया, ये रेटिरोकार्डिया हमारे पास दो तरह से होता है। एक होता है इनकम्प्लीट रेट्रोकार्डिया। इनकम्प्लीट रेट्रोकार्डिया क्या होता है कि इसमें हार्ट तो राइट साइड में चला जाता है, ठीक है, लीवर राइट साइड पे रहता है। लेकिन जब हम लोग कंप्लीट रेट्रोकार्डिया की बात करते हैं तो कंप्लीट रेट्रोकार्डिया में क्या होता है, हार्ट राइट साइड पे चला जाता है और लीवर लेफ्ट साइड पे आ जाता है। हार्ट राइट साइड पे चला जाता है और लीवर बेटे हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ जाता है। इसको कंप्लीट रेट्रोकार्डिया बोलते हैं, ठीक है। कंप्लीट रेट्रोकार्डिया में सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा होते हैं, जबकि इनकम्प्लीट में सर्वाइवल के चांसेस कम होते हैं। आई होप बच्चे ये आपका ये क्लियर हो गया होगा। वैसे ये रेट्रोकार्डिया आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है जी। तो बेटे ये हमारे पास अपना कंडक्टिव सिस्टम रख रहा होता है। अब इसकी कंडक्टिविटी जो है उसको हम लोगों ने देखना है। जब भी आप इसकी कंडक्टिविटी को देखते हो ना, तो कंडक्टिविटी में बेटे आप मेंशन करते हो इसके हार्ट रेट को। अब हार्ट रेट आप लोगों ने ये पढ़ा है कि 72 बीट्स पर मिनट होती है, ठीक है, यानी ये इसका नॉर्मल का हार्ट रेट होता है। अगर 72 बीट्स से ज्यादा जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, हाँ, टैकीकार्डिया। अगर हार्ट रेट ज्यादा हो जाता है दैट विल बी रेफर टू एज टैकीकार्डिया। अगर हार्ट रेट कम हो जाता है तो इसको बेटे बोलते हैं ब्रेडीकार्डिया। ब्रेडी में आपके पास हार्ट रेट स्लो हो जाता है, तो टैकीकार्डिया और ब्रेडीकार्डिया, ठीक है, ये हम लोगों ने इसके साथ बेटे डील करना है। अब हमारे पास ये जो हार्ट का कंडक्टिव सिस्टम है इसको जरा देख लेते हैं। ये देखो बेटे हमारे पास है दैट इज अ कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट। इसके पास अपना कंडक्टिव सिस्टम नजर आ रहा है। इसमें बेटा ये जो हिस्सा है इसको हम लोग बोलते हैं SA नोड। SA नोड के बारे में ना पोजीशन से आपके पास क्वेश्चन आया होगा, ठीक है। ये राइट एट्रियम की लेटरल साइड पे, ठीक है, दैट इज राइट एट्रियम और उसकी लेटरल साइड पे मौजूद होता है, ठीक है। अगर मजीद ऐड करना चाहते हो तो अपर लेटरल साइड पे मौजूद होता है, दैट इज SA नोड, ठीक है। इसकी पोजीशन पूछी जाती है। SA नोड से बेटे हमारे पास फर्दर ये हमारे पास लेबल कर रहे होते हैं इसको, दैट इज बेटे दिस, और हम इसको डील करते हैं विद रेफरेंस टू दिस, जरा थिक के साथ बनाते हैं। ये बेटे हमारे पास इसमें ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं हम लोग AV नोड, ठीक है। AV नोड क्यों बोलते हैं, क्योंकि बेटा ये एट्रियो वेंट्रिक्यूलर है, एट्रिया और वेंट्रिक्यूलर के दरमियान में ये नजर आता है, इसी वजह से एट्रियो वेंट्रिक्यूलर नोड बेटे लेबल किया जाता है, ठीक है। फिर इसके दरमियान में हमें बेटा ये स्ट्रक्चर नजर आता है जिसको हम लोग बोलते हैं दैट इज बंडल ऑफ हिस। क्या बोलते हैं, बंडल ऑफ हिस, ठीक है। फिर यहां से बेटे बंडल ब्रांचेस निकलती हैं, उसमें राइट बंडल ब्रांच है, लेफ्ट बंडल ब्रांच है। तो अगर आप सिंपल ऐड करना चाहते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें ये बंडल ब्रांचेस होती हैं, ये वाली, ठीक है। ये कौन सी हैं, दे आर रेफर टू एज बंडल ब्रांचेस। इन बंडल ब्रांचेस में राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच आ जाती। लेकिन अगर आप सीधा सीधा इनके फाइबर्स को डील करते हो बेटे, तो ये फाइबर्स जो हैं ये हमारे पास एसोसिएटेड होते हैं
विद रेफरेंस टू परकिंजे फाइबर्स, इनको परकिंजे फाइबर्स बोलते हैं। ठीक है, परकिंजे फाइबर्स कंडक्टिव जो हैं, ये कंडक्टिव आपके पास सेल्स होते हैं और बेटे यहां से आपके पास कंडक्टिविटी चल रही होती है। तो ये इसका ना कंडक्टिव सिस्टम है हार्ट का। ऐसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ फिश, बंडल ब्रांचेस हैं और परकिंजे फाइबर होता है। ये जो बेटे हमारे पास ऐसे नोड होता है ना, इसको पेस मेकर ऑफ हार्ट भी बोलते हैं, पेस मेकर। ठीक है, नेचुरल पेस मेकर या रिदमिक सेंटर भी बोला जाता है, दैट इज ऑल्सो नॉन एज रिदमिक सेंटर ऑफ हार्ट, क्योंकि यही वो हिस्सा होता है बेटा जो कि इसके रिदम को कंट्रोल कर रहा होता है। अगर ये नहीं होगा तो आपके पास बेटे ये कभी भी इसमें कंडक्टिविटी नहीं करेगा। ये बेसिकली कुछ कार्डियक फाइबर्स की कंडक्टिव डिफ्यूजन से बना होता है ना, ऐसे नोड जो है ना, ये कार्डियक फाइबर्स की फ्यूजन से बना होता है, इसी वजह से इसको हम लोग ऐसे नोड बेटे लेबल कर रहे होते हैं। ओके हो गया। अच्छा, एक सवाल क्या आता है कि ये हमारे पास कहाँ पर मौजूद होते हैं? ज़्यादातर तो मायोकार्डियम में मौजूद होते हैं, लेकिन अगर आप मेंशन करो सो दे आर सम काइंड ऑफ एंडोकार्डियम वाले पोर्शन में भी बेटे ये आपको नज़र आते हैं। हार्ट की या किसी भी स्ट्रक्चर की कंडक्टिविटी को देखना हो ना, तो आपको बेटे इसमें से करंट को डील करना पड़ेगा, और वो करंट हमारे पास किस तरह से डील किया जाता है? दैट इज विद रेफरेंस टू इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, ये आपको डील करना पड़ेगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हम लोग ईसीजी को बोल रहे होते हैं। ठीक है, तो जरा ईसीजी बना लेते हैं कि ये भाई आपके पास किस तरह से एसोसिएटेड होती है। ठीक है, चलो ईसीजी में एक साइड पे बेटे हमारे पास टाइम मेंशन किया जाता है, इस साइड पे हम मेंशन कर लेते हैं टाइम। ठीक है, दूसरी साइड पे बेटे हमारे पास इसका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिस्कस किया जाता है, दैट इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, जो कि ज़्यादातर मिली वोल्ट में होता है। मैंने आपको बताया था कि हार्ट जो होता है ना, ये -90 मिली वोल्ट पे नॉर्मली रिजाइड करता है। ठीक है, रेस्टिंग कंडीशन के अंदर बेटे ये आपके पास स्ट्रेट लाइन शो कर रहा होता, दैट इज स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन इस बात की निशानी है कि यहाँ पे कोई भी कंडक्टिविटी नहीं हो रही। जैसे ही बेटे ये ऐसे नोड से मैसेज आता है, ऐसे नोड से एवी नोड की तरफ, तो यहां पर बेटे आपके पास एक वेव जनरेट होती है, दैट वेव इज रेफर टू एज पी वेव। इस वेव को हम लोग क्या बोलते हैं? पी वेव। ये पी वेव बेटे किस चीज को शो करती है बताना है आपने। पी वेव हमारे पास एट्रियल डीपोलराइजेशन को शो करती है, एट्रियल डीपोलराइजेशन को बेटे ये शो कर रही होती है। ठीक है, इसको हम लोग एट्रियल सिस्टोल भी बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो नॉन एज एट्रियल सिस्टोल। इसका अगर आपसे टाइम पूछा जाए तो 0.1 सेकेंड में बेटे ये कंप्लीट हो रही होती है। ठीक है, ऑलमोस्ट 0.1 सेकेंड के अंदर ये कंप्लीट होती है। परकिंजे फाइबर्स उस वक्त बेटे ये कंडक्टिव सेल्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं जिससे नर्व इंपल्स ट्रांसमिट हो रही होती है। ओके, ये बेटे हमारे पास पी वेव को हम लोग शो करते हैं। ओके हो गया। चलो, पी वेव के बाद हमारे पास यहां पर एक इंटरवल आता है जिसको पी आर इंटरवल बोलते हैं, दैट इज रेफर टू एज पी आर इंटरवल। ये किसके लिए है? आप लोगों ने यहां पर पढ़ा होगा कि एवी नोड के ऊपर ना स्टे होता है थोड़ी देर के लिए, और इसको 0.15 सेकेंड का स्टे भी बोलते हैं। ये क्यों होता है? ताकि वेंट्रिकल्स जो हैं वो कंप्लीटली फिल कर जाएं। ठीक है, और यहां पर बेटे ये आपके पास ये जो इंटरवल होता है ये वाला, दैट इज पी आर इंटरवल, ये हमारे पास पी आर इंटरवल बेटे कहलाता है। ठीक है, पी से बेटे आगे हमारे पास ये वेव नजर आती है, ठीक है, जिसको क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स हम लोग बोलते हैं। तो यहां से बेटे आपके पास ये Q, ये R और ये बेटे हमारे पास S
कॉम्प्लेक्स शो कर रहे होते हैं। ठीक है, चलो लेबल कर लेते हैं। दैट इज रेफर टू एज क्यू, दैट इज रेफर टू एज आर, और ये बेटे एस। क्यू और एस कॉम्प्लेक्स जो होता है ये हमारे पास शो करता है किस चीज को, ये देखो ये यहां से लेकर यहां तक है ना। तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आपसे पूछा जाए तो आपने ये बताना है भाई कि ये जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होता है ये हमारे पास शो करता है वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल को। ये किसको शो कर रहा होता है? वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल। तो यहां पे लिख लो दैट इज शोइंग वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल। ठीक है, या हम ये भी कहते हैं कि ये वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को शो करता है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। तो बेटे वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन शो करना क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का काम होता है। कितने टाइम में ये कंप्लीट होता है? तो यहां पर टाइम भी लिख लो, 0.3 सेकेंड के अंदर बेटे ये कंप्लीट हो रहा होता है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बेटे हम इसको बोलते हैं। ठीक है, इससे आगे हमारे पास बेटे ये जो सेगमेंट नजर आता है दैट इज एस टी सेगमेंट। ठीक है, एस और टी के दरमियान ये सेगमेंट होता है। ठीक है, ये जो एस टी सेगमेंट होता है ये प्रेजेंट कर रहा होता है कंप्लीशन ऑफ वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को, और साथ ही साथ यहाँ पे रीपोलराइजेशन इनिशिएशन को। और जब भी आप यहाँ पर देखोगे तो आपको बेटे ये टी वेव नजर आती है। दैट टी वेव इज शोइंग वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। ये हमारे पास बेटे किसको शो करती है? ये शो करती है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को। ठीक है, ये हमारे पास वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को शो करती है। यहां पर हम ये भी कहते हैं कि इसका टाइम पीरियड 0.4 सेकेंड भी होता है। तो इसके साथ बेटे आपको थ्रू आउट ये वाला जो सेगमेंट है दैट विल बी रेफर टू एज एस टी सेगमेंट। ठीक है, ओवरऑल हम लोग 6 लीड्स के साथ जो है ना वो नॉर्मली ईसीजी को डिटेक्ट कर रहे होते हैं, और ये आपके पास इसको शो करता है। अगर तो बेटे वो कहता है कि इसका टाइम पीरियड यानी आपके पास 0.8 सेकेंड के अंदर ये कंप्लीट हो रहा है, तो ये तो नॉर्मल है ना। ठीक है, नॉर्मल वेव है। लेकिन अगर वो कहता है कि ये टाइम पीरियड भाई 0.6 से कम टाइम पे कंप्लीट हो रहा है, 0.6 सेकेंड पे कंप्लीट हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि हार्ट रेट हमारे पास ज्यादा है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? टैकीकार्डिया। शुरू में पढ़ा था हमने, दैट विल बी रेफर टू एज टैकीकार्डिया। ठीक है, अगर बेटे ये आपके पास 0.8 से भी ज्यादा है, मतलब 0.9 सेकेंड कह लो, यानी इट इज टेकिंग सम टाइम, स्लो है, इसको हम लोग बोलेंगे ब्रेडीकार्डिया। तो बेटे टैकीकार्डिया और ब्रेडीकार्डिया को आप इसके साथ एसोसिएट कर रहे हो। तो ओके हो गया। तो ये बेटे आप लोगों ने इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को इसके साथ डील करना है। हाँ, अब बात ये आ जाती है कि ईसीजी आपके लिए जरूरी क्यों है? ईसीजी हमें बताती है कि हार्ट का कंडक्टिव सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है। जैसे अगर ऐसे नोड काम कर रहा होता है, नॉर्मली काम नहीं करता, तो इसकी वजह से अरिदमियाज जो है वो जनरेट होते हैं। चलो साथ साथ मेंशन करते रहते हैं। ईसीजी किसके लिए ज़रूरी होती है? ईसीजी हमारे पास बेटे सबसे पहले तो डिटेक्ट करती है एरिदमियाज। ठीक है, इसको बोलते हैं अरिदमियाज। अच्छा, इस अरिदमिया में लास्ट स्टेज हमारे पास आती है वेंट्रिकुलर फिब्रिलाइजेशन। ठीक है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। आपका हार्ट ना आखिरी हद तक कोशिश करता है कि आपको बचाए। अगर ऐसे नोड काम करना छोड़ देता है तो एवी नोड बेटे इसको टेकअप कर लेता है। अगर एवी नोड काम करना छोड़ देता है तो बंडल ऑफ हिस अपटेक करता है। बंडल ऑफ हिस छोड़ देता है तो बेटे आपके पास परकिंजे फाइबर्स अपटेक कर लेते हैं। अगर वो भी छोड़ देता है तो आपके पास बेटे लेफ्ट वेंट्रिकल इसको अपटेक कर लेता है। तो हम ये कहते हैं कंडक्शन एनॉमलीज जो होती हैं, कंडक्शन एनॉमलीज मतलब आपके कंडक्टिव सिस्टम में अगर प्रॉब्लम है तो उसको डिटेक्ट करना है, इसका काम होता है। ठीक है, इसकी वजह से बेटे आप लोग बहुत ही ज़्यादा जो है वो इफेक्टिव कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, आप देखो जब भी किसी को भी आपके पास हार्ट अटैक होता है तो सबसे पहले उसकी ईसीजी देखी जाती है, क्या उसका कंडक्टिव सिस्टम नॉर्मल है। अगर तो बेटे नॉर्मल होता है तो
तो आप इजीली जो है वो उसके ऊपर एक्शन करवा रहे होते हो। लेकिन अगर नॉर्मल नहीं है ना, तो आप बेटे फिर उस पे फर्दर इम्प्लीमेंटेशन करवाते हो। ओके, चलो हमने दो चीजें साथ साथ की हैं, कार्डियक साइकिल और बेटे हमारे पास ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। कार्डियक साइकिल को मैंने इसी के साथ ही वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल के साथ डिस्कस किया है। ठीक है, चलो मुझे ये बताओ कि स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है। व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम? हाँ, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? कभी किसी को आइडिया हो? स्ट्रोक वॉल्यूम कभी सुना है आपने? चलो ये दो चार सुन लो। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? स्ट्रोक वॉल्यूम हम लोग बोलते हैं आपके पास वॉल्यूम ऑफ ब्लड, ठीक है, दैट इज रेफर टू एज वॉल्यूम ऑफ ब्लड एग्जिट बाय हार्ट। ठीक है, अगर हार्ट जो है इसको एग्जिट करवाता है इन ईच कार्डियक बीट, इन ईच कार्डियक बीट, तो बेटे ये आपके पास स्ट्रोक वॉल्यूम कहलाता है। फिर आप लोग हार्ट रेट के बारे में बता सकते हो। हार्ट रेट क्या होता है? हार्ट रेट बेटे जिससे आप लोग ये बता रहे होते हो कि हार्ट जो है वो नॉर्मली कितना, जैसे 72 बीट्स पर टाइम डिस्कस करते हो। फिर आपके पास आ जाती है कार्डियक आउटपुट। ठीक है जी, देयर इज कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला याद रखना, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम प्लस, सॉरी प्लस नहीं, यहां पर आएगा इनटू, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है आपने हार्ट रेट के साथ। स्ट्रोक वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देना है हार्ट रेट के साथ, आपके पास आ जाएगी कार्डियक आउटपुट। अच्छा, हार्ट, ये बच्चा कह रहा है कि जी रिमेन इन ब्लड, ब्लड रिमेन इन हार्ट, ये गलत है बेटे। स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय हार्ट रेट, ये आपके पास कार्डियक आउटपुट कहलाती है। ठीक है, तो ये हो सकता है आपके पास कहीं पर ऑप्शंस में यूज भी करे। और ये जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है ना, इसको अगर लंग्स के साथ देखोगे तो एनालोगस हम कंसीडर करते हैं, दैट इज एनालोगस टू टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम पढ़ा था ना? टाइडल वॉल्यूम वो वाला वॉल्यूम होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो नॉर्मली आपके पास रेस्पिरेशन के दौरान एक्सचेंज हो रहा होता। ठीक है, तो ये बेटे स्ट्रोक वॉल्यूम, हार्ट रेट और कार्डियक आउटपुट। ठीक है जी, तो ह्यूमन हार्ट जो है बेटा, उसका कंडक्टिव सिस्टम, उसकी ब्लड वेसल्स, उसका स्ट्रक्चर, ये सारा का सारा हम लोगों ने डील किया है। ठीक है, बाकी इसमें क्वेश्चंस जो हैं वो मेरे ख्याल से मैक्सिमम हम लोगों ने कवर किए हैं। एंड आई होप इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि हार्ट क्या है, हार्ट का कंडक्टिव सिस्टम क्या है, इसमें ईसीजी को किस तरह से डील करते हैं। हाँ, एक चीज़ और सुनते जाओ कि अगर हमारे पास ये टी वेव इन्वर्ट हो जाए ना, इन्वर्टेड टी वेव, तो इन्वर्टेड टी वेव इस चीज़ को शो कर रही होती है कि आपके पास भाई हार्ट अटैक आया है, इस पेशेंट को हार्ट अटैक आया। ठीक है, ये बात याद रखना, इसको हार्ट अटैक आया अगर इसकी टी वेव इन्वर्ट हो गई है। ओके जी, चलो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अभी हमारे पास ये जो यूनिट 8 है, इसके अंदर बेटे जो चीज़ें रहती हैं वो दो रहती हैं, लिम्फेटिक सिस्टम है और हमारे पास बेटे इम्यूनिटी रहती है। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है वो डील करेंगे कल। ठीक है, कल हम लोग इसको डील करेंगे। बाकी बेटे आज के लिए इतना ही काफ़ी है। दो टॉपिक्स हमारे पास रह गए हैं जो कि कल हम लोग डील कर रहे होंगे। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, खुश रहें, आबाद रहें,
आसानियाँ पैदा करें अपने लिए, दूसरों के लिए।